नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, पब्लिक इंडिया के फाउंडर एडिटर। सर, आपका स्वागत है। 2-3 दिन में थोड़ा हालांकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ही कम आपके सब्सक्राइबर हों तब भी उतने लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका शो बंद नहीं होना चाहिए, चाहे आप जितना भी व्यस्त रहें। लेकिन खैर, 2 दिन से गायब था, तो आज हमने वैसे फ्राइडे को ही कह दिया था कि हम लोग मंडे को एक बार फिर मिलेंगे, 2 दिन व्यस्त रहेंगे। मेरी एक सलाह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि कम व्यूअरशिप वाला स्त्रीकाल देखिए और ज्यादा व्यूअरशिप वाला पब्लिक इंडिया देखिए। मैं मोदी जी को इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हमारे दर्शक हैं, आनंद सर, उन्हें पता है कि 3-4 दिन पहले जिस दिन ममता बनर्जी ने यह मामला उठाया, ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की, उसी दिन शाम में 9 बजे हमने कहा था कि एक ऐसा दृश्य ना हो जाए, क्योंकि वो राखी बांधती हैं मोदी जी को, तो ऐसा ना हो जाए कि वो बंगाल से ननद निकल जाए भाभी को सिंदूर देने, क्योंकि महिलाएं सिंदूर दे सकती हैं, पुरुष नहीं दे सकते। और उस दिन ही एक चेतावनी, किसी ने मजाक में कहा भी कि जो है आज के बाद अब बीजेपी पीछे हट जाएगी, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुल ऐसा ही था। तो मोदी जी जितने दांव खेल रहे हैं, सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में पीछे होना पड़ा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर के बाद 2 दिनों तक चुप्पी के बाद खंडन आया, तो अंदाज लगा सकते हैं आप कि स्पष्ट है कि वो खंडन सच नहीं है। दैनिक भास्कर की खबर सच थी कि घर घर सिंदूर पहुंचाया जाने वाला था, जिससे पीछे हट गए। दूसरी बात, 2-3 चीजें हुई पिछले का सप्ताह के भीतर, वो ये कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हमें डिलीवरी समय पर नहीं होती है हथियारों की, खासकर उन्होंने HAL पे टिप्पणी की थी। और उस समय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री वहां उपस्थित थे। सरकार को शर्मसार होना चाहिए। सरकार शर्मसार होती तो नहीं है, लेकिन घिरती चली जाती है। उसके कुछ ही दिनों के अंदर CDS ने, चीफ डिफेंस स्टाफ ने, तो जेट विमानों के गिरने की बात भी स्वीकार ली, और बात राफेल के गिरने की भी है, लेकिन उस पर तो कोई बात नहीं हुई। सरकार आखिर इन चीजों को जनता से क्यों छिपा रही है, ये कांग्रेस पूछ रही है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, और जनता भी पूछ रही है। यानी लगातार हर उस मसले पे जिसमें भुनाने की कोशिश बीजेपी अक्सर करती रही है और सफल होती रही है, उन सब मसलों में बैकफुट पे उसे जाना पड़ रहा है। और भी ऐसे कई प्रसंग हैं जिस पर हम अगले आधे घंटे 40 मिनट में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल पर और आनंद जी से समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी अच्छी स्थिति है, इतना अच्छा पिच है, लेकिन विपक्ष क्या मुद्दा बना पा रहा है। आनंद सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से ही शुरू करिए। हमने कहा था कि ननद पहुंच न जाए, तो ननद के पहुंचने की सारी सीमाएं खत्म हो गई। जी, सॉरी, संभावना है जी आनंद सर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि 2 चीजों में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैंने शायद पिछली बार जब हम लोग की बात हो रही थी तो उसको स्पष्ट भी किया था। बीजेपी एक अकेली एक ऐसी पार्टी है क्योंकि वो आरएसएस उसको पीछे से सपोर्ट करता है, और आरएसएस के का एक्सप्रेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। तो वो जब आती है तो वो एक फिक्स्ड एजेंडा के साथ आती है। बाकी पार्टीज क्या है कि बाकी पार्टीज को लगता है कि भाई जब हम आएंगे, जब सरकार उनकी बन जाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट किसको क्या करेगा, हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। हो सकता है हमारी प्राथमिकता एजुकेशन हो, किसी को लगता है हमारी प्राथमिकता भाई रोड को हम ठीक करेंगे, कोई सिंचाई को ठीक करेगा। अलग अलग जगह की अलग अलग प्राथमिकता हर सरकार की होती है। नीतीश जी आपके यहाँ बिहार में आए थे तो नीतीश जी की एक बड़ी प्राथमिकता थी भाई नशाबंदी की बात उन्होंने की थी, और वो उसका हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगे कि नहीं, नशाबंदी की बात नीतीश जी ने गलत की थी, लेकिन मैं उसका सपोर्टर था। मैं उसका उस समय भी था, आज भी। तो हर सरकार की प्राथमिकता होती है। भाजपा की सरकार जब आती है तो उसका एजेंडा पिछले 100 साल से तैयार हो रहा है कि हमें करना क्या है। अब वो करने के हिसाब से उसको कैलिब्रेट करते रहते हैं, कम ज्यादा करते रहते हैं। अगर आप जो एक अमित शाह जी का कल का बयान अगर आप देख लीजिए, कलकत्ता में जाके अपने वर्कर्स को पूछ रहे हैं। अब अगर संजीव जी आपसे मैं पूछूं ऑपरेशन सिंदूर ठीक हुआ था कि नहीं हुआ था, जवाब दीजिए, तो आप क्या जवाब देंगे? मतलब
मैं ये कह रहा हूं, क्या आपके घर में भी अगर कोई आपके घर का ही कोई शहीद हुआ हो, आपके घर में कुछ हुआ हो, तब भी आप क्या जवाब देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अनाप शनाप बातें जो कल अमित शाह कह रहे हैं और उस बात को वो धीरे से उससे निकल जा रहे हैं। उनका कहना है वहां पे पहुंच के कि ममता बनर्जी नहीं, ये सब लोग तो बीजेपी इस पे लग गई थी कि पूरी ऑपोजिशन जो है वो इनके अगेंस्ट है, वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट है, वो सेना के अगेंस्ट है, वो देशद्रोही है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो एक जो आप कह रहे हैं, मैं भी कई जगह कभी कभी मुझे भी लगता है, कई शोज में जाके बातचीत होती है कि भाई जितना आक्रामक किस विपक्ष को होना चाहिए था उतना आक्रामक नहीं है। मुझे ये लगता है कि इस समय जैसा जैसा समय था ना, उस समय उस तरह की आक्रामकता दिखाना शायद ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न करना ठीक नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर, अमित शाह जी ने भी कहा है कि एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ये बिल्कुल साफ हो गया था कि बीजेपी जी, देखिए मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी के कुछ नेताओं के मन में बिल्कुल ये चाहत और ललक होगी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जिसको समझना है अपने आप समझ लें, वो दूसरे की बीवी के पास जाके सिंदूर लगाने की ललक और चाहत तो बहुत लोगों के पास है। तो बीजेपी केवल उसको इसलिए नहीं कर रही थी, मन में भी इच्छा है कि ये जो जिस तरह की ये लंपट लोग हैं, ये लोगों की मन की मुराद पूरी हो रही थी भाई, कि किसी की बीबी को जाके सिंदूर देंगे। अगर आपने सुना हो कितनी वो हुई थी, इसमें लोगों में गुस्सा था। एक हम सुन रहे तो कह रहा था कि लठ से पीटेंगे, आए जरा, कि हमारी बीबी को सिंदूर देने आएंगे, लाठी लाठी पीटेंगे, लोग इस तरह की वो कर रहे थे। और ये घबरा के इन्होंने वापस किया। मैं इसको एक चीज ये मानता हूं, देखिए अगर आप ये कहिए कि नहीं ये विपक्ष ने नहीं किया, ये हमने और आपने किया, हमने आपने नैरेटिव बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें रोल तो था ही ना। इस सिंदूर जैसी, मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज को एक इंडिकेशन लें तो विपक्ष या हम लोग जो प्रश्न करते हैं, हम लोग इसमें सफल रहे कि उनको इस पे पीछे हटना पड़ा। फार्मर्स विपक्ष से ज्यादा सर और कह देना चाहिए, सीधे पिन पॉइंटेड, विपक्ष को इस मामले में नेतृत्व दे दिया ममता बनर्जी ने, उसको उसी पारंपरिक स्पेस पे ही घेर लिया। नहीं घेरा ही नहीं घेरा ही नहीं। मैं एक चीज और कहूंगा, जो देखिए बाकी विपक्ष जो है ना, आपके मैं बहुत से अपने दोस्त मित्रों को जानता हूं जिनके मुंह में गाली नहीं है, वो गाली नहीं दे पाते। मतलब उनको आप जितना कह लीजिए वो आप करेंगे, अरे आपने ठीक नहीं किया, आप उनको पीटिए भी तो वो आप करते रहते हैं। ममता बनर्जी ने जो बात कही, उन्होंने केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कही, उन्होंने घर तक पहुंचाया कि जसोदा बहन का क्या हुआ, ये नाम किसी और विपक्ष की पार्टी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी। और जब अमित शाह यहां आके कह रहे हैं कि बड़े सिंदूर की चिंता है, तो अपने घर के सिंदूर की तुम्हें चिंता नहीं है? ये प्रश्न ममता बनर्जी ने खड़ा किया। और ये विड्रॉ इसलिए नहीं हुआ है, देखिए ये विड्रॉ इसलिए नहीं हुआ है कि इससे इनका नुकसान होता, देश का नुकसान नोटबंदी में हुआ, इन्होंने कुछ विड्रॉ किया, इनका कोई विड्रॉ इससे नहीं हुआ है। इनका विड्रॉ केवल और केवल एक कारण से हुआ है कि जसोदा बेन अब नैरेटिव में आ जाएंगे अगर आप सिंदूर करेंगे। पूरा देश कहेगा कि जसोदा बेन को जाके सिंदूर कौन करेगा। विड्रॉ इस कारण से हुआ है, विड्रॉ इस कारण से नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल इसी चीज को सर हमने कहा था कि कहीं ननद मतलब वो राखी बांधती है मोदी जी को, तो कहीं ननद, उसका अधिकार भी है जाने का, क्योंकि नंदे देती हैं सिंदूर, तो ननद कहीं गुजरात न पहुंच जाए सिंदूर लेके गाजा बाजा के साथ, ट्रेन पे बैठ के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ न पहुंच जाए, इसलिए मोदी जी डर गए उस दिन के बाद। लेकिन सर उससे ज्यादा गंभीर बात जी मैं इसलिए तो एक तो पार्ट ये हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर का था, जो मोदी जी को समझ में आ गया कि जिसको कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है, एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। एक कहावत उसके अलावा भी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो लाइट ऑफ करके कपड़े बदलते हैं। तो ये इनको ये खुली लाइट में जब कपड़े बदल रहे थे तो यही खुद नंगे हो रहे थे। तो इसलिए जब आपके घर शीशे के हो तो आप लाइट ऑफ करके ये सब काम किया करिए। अब आ जाती है बात जो आपका सेकंड पार्ट है, जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब ने कहा। देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो 62 हो, चाहे 71 हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो इवन करगिल हो, देश को तैयार किया जाता है। भाई देश आपके साथ खड़ा है, देश तो कहीं नहीं, एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। देश उस समय, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, विपक्ष के सारे नेताओं ने और राहुल गांधी ने कहा था आप जो भी एक्शन ले रहे हैं हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, हम आपके पीछे खड़े हैं। आपके अगर मान लीजिए किसी भी तरह से, और अब ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि राफेल की डील जिस तरह से आपने की थी
वो उसमें कहीं ना कहीं, जिसको एक शब्द मैं यूज नहीं करता हूं क्योंकि वो शब्द है, लेकिन वो शब्द इनके लिए ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं लोचा तो जरूर है। इट इज नॉट अ डील, क्योंकि जो 120 जहाजों की डील थी, उस 120 जहाज अगर आए होते तो एक तो बहुत सस्ते आ रहे थे, इससे चौथाई दाम पे शायद आ रहे थे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आज आपकी पास बहुत सी चीजों पे प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं। और राफेल का जब विमान निर्माता कह रहा है कि आपके पायलट ट्रेंड नहीं थे, तो ये पहली बार मैंने सुना है, पहली बार, ईमानदारी से बताऊं संजीव जी, जब हमारे सेना के किसी के लिए ये कहा गया है कि वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज तक हमने 62 का लड़ाई लड़ी है, हमने आज तक मेरी याद में कभी भी मैंने सेना के बारे में किसी की टिप्पणी ये नहीं सुनी कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस सेना के लिए आपने क्या किया। आप हर बार सेना के पीछे जाके छिप जाते हैं, और जो आप बात कह रहे हैं मुझे उसमें ये लगता है कि जो विपक्ष है उसको बहुत पॉइंटेड चीज होनी चाहिए। विपक्ष को मिलके दो लोगों का और स्पष्ट करिएगा सर, इधर 2 दिन से मेरी नजर नहीं थी, ये क्या है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, ये किसने कहा? राफेल जो कंपनी है, जो कंपनी जिसने आपको वो विमान बेचा है, उसके यहां से स्टेटमेंट आया है, हाँ दसॉ की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो हमारे पायलट्स थे वो इसके लिए ट्रेंड नहीं थे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, उनके पास तो तकनीकी कमी थी। मेरा ये कहना है कि ये हो सकता नहीं तकनीकी इसमें कोई, लेकिन मेरे याद में पहली बार आपने को ये झेलना पड़ा है। दूसरा, मैं क्योंकि वो डिटेल कहीं बहुत बहुत वो टेक्निकल हो जाएगा, आपने S-400 जिसको आप बार बार कह रहे हैं, जो रशिया का है और जो ब्रह्मोस में लगा है, उसकी कॉस्ट पता है? उसकी कॉस्ट ये थी कि 2018 में हमने उसको अक्वायर किया था। ब्रह्मोस जो है वो लॉन्गेस्ट, सबसे दूर तक जाता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो, उसमें लॉन्चर, मतलब वो एक टोटल सिस्टम है। उसको हमने 2018 में रशिया से खरीदा था। 400 S-400 बोलते हैं, वो 5 सिस्टम खरीदे थे, जिसका दाम था $5 बिलियन, करीब $1 बिलियन का एक सिस्टम था। आज की तारीख में कहें तो $1 बिलियन बराबर 8,500 करोड़ रुपया। उस समय डॉलर मान लीजिए 50-60 रुपए का रहा होगा, तो उस समय 6,000 करोड़ रुपया। ये आपने 2018 में खरीदा था। खतरा जो है, और मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा डाइवर्ट करके, लोगों को ये समझना जरूरी है खतरा क्या है। खतरा यह है कि जो चीन है उसने वही S-400 एक सेट 2014 में खरीद लिया था, और चीन ने उसकी पूरी सर्जरी करके, चीड़-फाड़ करके उससे आगे का, और उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए ये उस पर काम कर चुका होगा। मैं बिना जाने बोल रहा हूं, मेरे पास कोई इसका तथ्य नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं हमने किया क्या, जो अब मैं उस पर आ जाऊं, जो ऑपोजिशन कहां फेल हो रहा है अभी तक देश में। इसको और स्पष्ट कर दीजिए दर्शक, बड़ा ये टेक्निकल चीज है। डसॉ जो है कंपनी, उसकी नजर रहती है राफेल पे, अपने प्रोडक्ट पे, और उसको वो जब कह रही है कि इनका प्रिपरेशन नहीं था, ये बड़ी टिप्पणी है, वो जर्मनी की टिप्पणी मानी जानी चाहिए, जर्मनी से आई है। और वैसे में सवाल उठता है फ्रांस से, तो उसमें अब ये सवाल उठता है कि आपने तैयारी नहीं की थी, एक बात जी, और बिना तैयारी के आप चले गए, आपको लगा था कि आप बस कुछ कर लेंगे, यहाँ के लोगों को बहला देंगे। आज तक जिन लोगों ने मारा, जिन्होंने कथित रूप से सिंदूर पोछा, आज तक वे पकड़े नहीं गए हैं, ये जान दे दर्शक। तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात सर, तैयारी वाली बात के पहले एक और जहां फंस रहे हैं मोदी जी, हम पहले उनको चिन्हित कर रहे हैं, और वो है ट्रंप। मैं आपके सारे प्रोग्राम देख रहा था, तो आप तो खैर कर ही चुके। तो वो जो ट्रंप साहब हैं, वो बख्शने को तैयार नहीं। अब वो ऑफिशियली अपने लॉ इंस्टीट्यूशंस में एफिडेविट के बल के आधार पे कह रहे हैं कि वो हमने रुकवा दिया। ये बड़ी बात है सर। अदरवाइज यदि वो एफिडेविट करके वो झूठ उनका पकड़ा गया तो वो इम्पीचमेंट हो जाएगा उनका। आनंद सर, तो यहाँ भी मैं उस पे भी आऊं संजय भाई, मैं उस पे भी आऊं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, वो दर्शकों को वो भी समझना जरूरी है। मैं इसलिए उसको समझना जरूरी है जहां पे विपक्ष फेल हुआ है ठीक से। मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर पे किसी को बात नहीं, मतलब वो अच्छा ऑपरेशन था, होना चाहिए था, उस पे किसी की वो नहीं थी।
प्रधानमंत्री या तैयारी से होना, लेकिन सर उसको भी तैयारी से होना चाहिए था। जब आप नहीं संजय भाई, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। दूसरी बात, जो डेलीगेशन भेजना चाहिए था वो डेलीगेशन भी भेजना चाहिए था, ठीक है। आप उसमें भी प्रिपरेशन आपने नहीं किया, आप वो डेलीगेशन घूम घाम करके अपने एम्बेसी के खाना खा के और वहीं पे वो करके वापस आ गया। थोड़ा आपने झगड़ा लगा दिया कि झगड़ा कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा लग गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो मुझे लगता है कि जहां पे ऑपोजिशन फेल किया है, 3 लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। 3 लोग। सबसे पहले अमित शाह, क्योंकि अमित शाह की ये बेसिक जिम्मेदारी है कि ये वो फेल हुए हैं। आज तक अगर पकड़े नहीं गए, आप वहां 15 दिन पहले गए थे जहां पे आपने जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी वाली मीटिंग से बाहर किया था और आपने सिक्योरिटी ड्रिल मीटिंग की थी। तो जिम्मेदारी 15 दिन पहले आप क्या करने गए थे? आप घूमने गए थे। और वो जो लोग भाग गए हैं उसके बारे में आपका कोई बयान नहीं है। आप जाके वहां बता रहे हैं ममता बनर्जी के कि ये ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट थी। तो पहली चीज यह है कि उनका इस्तीफा होना इस देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और किसी चीज के लिए नहीं। उनसे गलती हुई इसलिए नहीं, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू टेक केयर ऑफ दिस कंट्री। इस देश की सुरक्षा अमित शाह के हाथों में सुरक्षित नहीं है। यह विपक्ष का नैरेटिव होना चाहिए, इससे कम कोई नैरेटिव नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जयशंकर ने हैज टोटली फेल्ड, और भारत को जयशंकर की वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, और एक बार नहीं कई बार बेइज्जती का सामना पड़ा। तो इस ऑपोजिशन को, इन 2 लोगों का तो इस्तीफा तुरंत मांगना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको नहीं मांगने में झिझक रहे हैं तो आप किस बात का विपक्ष भाई अभी तक विपक्ष खामोश क्यों है? क्यों नहीं मांग रहा है इस्तीफा? जब और इसलिए मैं इसको याद दिला दूं, 1962 में लड़ाई के बीच में कृष्ण मेनन का इस्तीफा विपक्ष ने मांगा और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जो लड़ाई हम हार रहे थे, लड़ाई चल रही थी, उस समय दिया गया था इस्तीफा। और जिस दिन लड़ाई खत्म हुई है उस दिन हमारे जनरल साहब, द ओनली जनरल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अकेला जनरल जिसको अपनी पूरी वो नहीं कर पाए थे, अपना सेवा नहीं दे पाए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जनरल करण थापर के पिताजी, वो जिम्मेदारी ली गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यहां पे विपक्ष फेल हो रहा है। विपक्ष सिंदूर इंदूर पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 लोग जिनके हाथ की वजह से आज राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, उनका इस्तीफा मांगना, विपक्ष अगर नहीं मांग रहा है तो विपक्ष मेरे हिसाब से अपने काम नहीं कर रहा है। अब बताइए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो होगा, अब आप बताइएगा कि किस क्वेश्चन का जवाब देना। मैंने कहा कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक उस विपक्ष पर और बात करेंगे। एक आज आर्टिकल पढ़ाया, हालांकि लेट पढ़ा, 2 दिन बाद आया हूं, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन वो ट्रंप वाली जो बात थी कि हमारे जिसको कहते हैं कि हर स्तर पे हम लोग आज जो विषय रखा ही हमने कि हर स्तर पे फेल है। आपके मित्र भी लगातार और पूरी तरह एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। ट्रंप बाजप्ता एफिडेविट पे आकर कह रहे हैं कि हमने ही सीज फायर कराया, और जब ये हो गया तो आपने बिना कहे शिमला समझौता वगैरह सब फेल कर दिया है। ये सीधे सीधे स्पष्ट है। आनंद सर, इस पर आप टिप्पणी करें, फिर विपक्ष वाले पे और मैं उस पर भी आ जाऊं। देखिए, ऐसा है, ये करीब करीब तय है कि देखिए ट्रंप का क्या है, ट्रंप क्यों बोल रहे हैं ये। ट्रंप जो अपने यहाँ टैरिफ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उस टैरिफ के खिलवाड़ करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक अपने लोगों को, एक अपनी सरकार में जो वो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, उसका एक जस्टिफिकेशन चाहिए। जो एफिडेविट, जिस हलफनामे की आप बात कर रहे हैं, वो केवल ट्रंप साहब क्या नहीं है, ट्रंप के जो 4 प्रमुख, मतलब जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होती है, मतलब हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, वो लोग सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, मतलब उनके 4 प्रमुख कैबिनेट रैंक के लोगों ने, जो जिनसे अमेरिका चल रहा है, उसके जो 10-12 लोग चला रहे हैं, उस 10-12 लोगों में से 4 लोगों ने हलफनामा देके कोर्ट में कहा है कि अगर ये आप करेंगे तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिनके पास न्यूक्लियर वो है, उसका फिर से इस्तेमाल हो सकता है, जो हमारे ट्रंप साहब ने जिसको रुकवाने का काम किया है इस टैरिफ की मदद से, और बहुत से लोगों की जान जा सकती है। वो यहां तक बोल रहे हैं, वो आपको केवल यहां नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जैसा आपने कहा, शिमला समझौता, बहुत से लोगों को लगेगा अरे शिमला समझौता खत्म हो गया तो उससे क्या। शिमला समझौता 72 में हुआ था।
शिमला समझौते के तहत हमारी जो भी समस्या थी हमें आपस में बैठ के बात करनी थी। एक एक मेरे मन में आ गया तो कह दे रहा हूं, वो बहुत अच्छा बयान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूं, हम और आप जहां से आते हैं, आपस के झगड़े अगर आपस में सुलझा लीजिए तो आप अमन पसंदी नहीं कहलाते, आपकी तरक्की ज्यादा होगी, आपके का नुकसान कम होगा। हम और आप जिस जगह से आते हैं वहां पे कितना कॉमन है कि अपने पटदार, आपके चाचा और आपके बीच में मुकदमा चल रहा है, आपके चाचा के लड़के उनके बीच, और किस लिए चल रहा हो? जमीन होगी 2 कट्ठा 4 कट्ठा 20 कट्ठा, उसी के लिए दोनों लोग लगे हुए हैं जा जाके। मतलब ये गांव की पृष्ठभूमि से जो आ रहा है, खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये बहुत कॉमन है कि आपस में ही मुकदमे चलते रहते हैं और उससे नुकसान दोनों का होता है। आपने किसी गुजराती के यहाँ मुकदमा आपस में 2 भाइयों के बीच में देखा है? आपने किसी मारवाड़ी के यहाँ देखा है? और इसीलिए वो लोग तरक्की करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अगर कोई समस्या है तो इट्स अ समस्या बिटवीन यू एंड मी। उसमें अदालत क्या करेगी? उसमें वकील साहब क्या करेंगे? उसी तरह से अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समस्या है तो वह हमें और उनको निपटाना है, क्योंकि जैसे ही आप तीसरी पार्टी आएंगे उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। बंदर आएगा, बंदर जब बंदर तीसरी पार्टी के नहीं आने की बड़ी वजह तो ये है ना सर कि भारत का क्लेम है कि ये हमारा, आप यहाँ तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं बनता है कि आप वही रेफरेंडम के लिए भारत तीसरी पार्टी यानी रेफरेंडम भी होगा। आनंद सर, नहीं, मेरा कहना यह है कि तीसरी पार्टी दोनों लोगों के लिए, उन्होंने भी कहा था कि नहीं आएगा, हमने भी कहा था नहीं आएगा, ये कोई भारत की कंडीशन नहीं है, ये बोथ ऑफ अस, ये हम दोनों लोग इसको अग्री किए थे। मैं उसकी बहुत सी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी देखिए, मैं प्रैग्मेटिक इन मोदी जी को मानता 2 इश्यूज पे। फिर मैं अपनी गर्दन फंसा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहना जरूरी है, लोगों को ये समझना जरूरी है। भारत के लिए 2 समस्या है, बड़ी समस्या है। भारत का जो बॉर्डर है, करीब 15,000 किलोमीटर से ऊपर का जो बॉर्डर है, उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, करीब 3,500 मतलब सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश है, फिर चीन है और फिर पाकिस्तान है, करीब 3,500 एग्जैक्ट वो नहीं है, 3,000 से ऊपर है दोनों जगह, चाइना और पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब में उसको बॉर्डर कहते हैं, और जम्मू में जैसे ही आप घुसते हैं, जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। चाइना का पूरा बॉर्डर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, LOAC। हम उस बॉर्डर डिफाइन नहीं किए, और वो बॉर्डर को डिफाइन करना जरूरी है। बॉर्डर जैसे जिस दिन डिफाइन हो गया, उस दिन आपका खर्चा कम होने लगेगा, आपकी बहुत सी चीजें होने लगेंगे, आप DRDO में पैसा नहीं दे रहे हैं, वो सब होने लगेगा, आपके लिए ठीक है, दोनों देशों के लिए ठीक है। मैं मोदी सरकार को ये मानता कि मोदी सरकार बजाय और चीजों के उल्टी पुल्टी जो बातें कर रहे हैं, 3 तलाक की, वो कहते कि भाई हम इस बॉर्डर वाले इशू को सेटल करने जा रहे हैं, देश को थोड़ी कुर्बानी देनी होगी इसके लिए, पैसे के रूप में भी हो सकती है, और शायद हमें थोड़ी जमीन देनी पड़े, थोड़ी जमीन लेनी पड़े, कुछ इसका नुकसान फायदा हो सकता है, और देश को कॉन्फिडेंस में लेके वो ये काम करें, क्योंकि उसका पक्ष बताएं, तब तो मैं प्रैग्मेटिक मानता। ये प्रैग्मेटिक है ही नहीं, ये उसी में है कि हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान करते रहो, वोट मिलता रहे, मतलब ये वोट मांगने निकल गए हैं। 7 डेलीगेशन आपने क्यों भेजे थे? आप रोज वोट मांग रहे हैं उस ऑपरेशन सिंदूर पे, आप देखिए, ये जनरल मलिक की किताब में लिखा है, कल परसों जनरल मलिक ने अपनी किताब में लिखा है कि जब करगिल हुआ तो जनरल मलिक ने आके अटल जी से कहा, ये जनरल मलिक की किताब को मैं कोट कर रहा हूं, कि साहब फौज का फोटो आप लोग कहीं इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अटल जी ने कहा, हाँ जो हो गया था गलती हो गई थी, अब ये इस्तेमाल नहीं हो, एंड इट वाज नॉट यूज्ड। मोदी जी तो खुद ही फौज की ड्रेस पहन ले रहे हैं, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। और मोदी जी सारी जगह मोदी जी किसी नॉर्म को नहीं मानते जी, नहीं, वो उससे हो क्या रहा है ना, उससे हो ये रहा है कि आप जब फौज को बहुत ही सैक्रोसेंट मानते हैं, फौज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, फौज के बारे में बिल्कुल, मैं भी इसको मानता हूं, जैसे बहुत से, अब क्या उसको बताएं, वो फिर लंबी बातें हो जाएंगे। फौज की बहुत सी चीजों को आपको वो सुरक्षा दे रही है, हम और आप रात में चैन से सो रहे हैं, इसकी एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कभी आप डिबेट मत करिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, देयर इज अ कॉस्ट, और उस कॉस्ट को कभी प्रश्न मत उठाइएगा उस कॉस्ट का।
तो उस कॉस्ट पे जो प्रश्न उठता है ना, बड़ा पैसा हो गया है। तो मुझे लगता है कि आज विपक्ष को, जो आपने टॉपिक रखा है, विपक्ष को बिल्कुल कहना चाहिए, वह आप जब से देश आजाद हुआ है सबसे कम खर्चा अब इस समय ये सरकार कर रही है भाई, जीडीपी का 1.89%, 1.9%, इतना कभी नहीं हुआ है। 60 की लड़ाई में भी 2% था। तो विपक्ष को एजेंडा ये बनाना चाहिए कि नहीं, आप संसद का सत्र बुलाइए और 2.5% से कम, 3% से कम हमारा खर्चा नहीं होगा, हमें डिफेंस पे ये संसद पास करे और विपक्ष इसकी अगुवाई करे कि इसका 2.5% होगा। आप मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि अरे नहीं, हमारे यहाँ क्या, कौन सा सिंचाई आपने ठीक कर दी, कौन सी सड़क आपने ठीक कर दी। आज वो जो सड़कें हैं उसमें 30-30, 40-40% का घूस खाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट में। ये हमको आपको नहीं पता है, इनको नहीं पता है। तो मेरा कहना यह है कि विपक्ष का एक रोल इस्तीफा मांगो और दूसरा रोल रक्षा के लिए बजट को बढ़ाओ। ये बिल्कुल स्पेसिफिक इनकी मांग होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, विपक्ष की मुश्किलें अपने हिसाब से, लेकिन जो इनके ये जो लोग जिनको एड्रेस करते हैं, इनके अपने ज़ॉम्बीज जो 15-17% है। एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं सर, उसके बाद वो फाइनल क्वेश्चन पे हमने कहा टिप्पणी भी है उसी दिशा में, कि हैदराबाद पे मेरा थोड़ा वेट टाइम था, तो हमने कुछ खाना उसमें, तो वो मेरा ध्यान नहीं था, तो मैंने ऑर्डर किया शोरमा, ये क्या बोलते हैं उसको, रोल। हाँ। उसके बाद वहीं बैठ के खा रहा था, तो 2 लोग आए, हाथ में कलावा उलावा बंधा हुआ, जरूर बिहार यूपी के लोग, और उन्होंने ऑर्डर करने ही गए थे। तो उसके बाद उनका पूछा कि कहाँ का है, तो सेल्समैन ने कहा तुर्की का। तो तुर्की का है, तो दोनों आपस में बात करें, नहीं, गवर्नमेंट ने मना किया है, करके वहां से निकल। तो मेरी भी इच्छा हुई कि जरा मैं पूछूं कि ये क्या है, तुर्की का दुकानदार है, तुर्की का दुकान है, क्या है। तब तक मुझे नहीं पता था कि शोरमा जो है तुर्की का डिश है। दुकानदार इंडियन, सेल्समैन बेचारा इंडियन, दुकान का नाम अंग्रेजी में भी और इंडियन भी, लेकिन भाई साहब डिश का टेस्ट भी नहीं लेंगे, जबकि उनके मोदी जी ने अभी तक पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र में घोषित नहीं किया है। तो ये लोग इस तरह के ज़ॉम्बी लोग हैं, वो थोड़ा समझें। यदि कुछ 5 मिनट के लिए यदि गाली देने इस वीडियो पे आते हैं, तो आनंद सर जो कह रहे हैं, जो माइन्यूट चीजें भी बता रहे हैं, उसको समझा जाना बेहद जरूरी है। आज जो मैंने कहा आर्टिकल में देख रहा था, थोड़ा उससे सहमत भी हूँ। विपक्ष ये भी नहीं तय कर पा रहा है बहुत, ये जो आप कह रहे हैं कि बिना शर्त समर्थन तो करना ही है, वो तो अच्छी बात है, तो वो किया, लेकिन सबके अपने अपने डायलेमाज हैं। वो जो डेलीगेशन गया है, उस डेलीगेशन के हिसाब से भी, डेलीगेशन में एक तरफ नेशनलिज्म का बचाव भी करना है, ममता बनर्जी के भतीजे भी कर रहे हैं। हालांकि एक मुद्दा उन्होंने और उठाया, रास बिहारी बोस को, जो जापान में ये भारत सरकार पर सवाल एक तरह से खड़ा, पिछली सरकारों पर सवाल खड़ा हो जाता है, इन पर भी हो जाता है कि रास बिहारी बोस को जो सम्मान में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वैसा ही दूसरे जो अन्य पार्टियां हैं, वो अपने अपने हितों में, अब सुप्रिया सुले हैं वहां तमिलनाडु से, कनिमोई गई हुई हैं, और दूसरे लोग गए हुए हैं, तो एक स्पष्ट स्टैंड लेने में सबसे ज्यादा कांग्रेस की दिक्कत है। वो जो एक आप देख ही रहे हैं, शशि थरूर के मामले में ज्यादा उलझ गई, करना क्या है, ना करना कैसे है। और सिंदूर वगैरह के नैरेटिव पे भी पहले ही बाली सुग्रीव बाली कथा के हिसाब से वो हो जाता है, विपक्ष को पहले ही बैकफुट पे भेज दिया जाता है, आधी ताकत ले ली जाती है। तो आपको भी क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब से उबर करके जनता से संवाद बनाने में विपक्ष फेल हो रहा है? सोच तो बहुत कुछ रहा है, सवाल तो मोदी, ये राहुल जी रोज ही कर रहे हैं सर, लेकिन क्या वो जनता तक चीजें इसको इस तरह से ले जा पा रही है कि वो मोदी जी को डिस्टर्ब कर सके सत्ता से? चीजें तो उनको बैकफायर नहीं, उसपे मुझे एक चीज ये लग रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट विथ विपक्ष आल्सो, कि जो एक मीडिया है ना, उसका एक बड़ा रोल है, और वो मीडिया पूरी तरह से इस समय मोदी जी द्वारा संचालित हो रही है। आप ये बताइए, वही मीडिया कैसे एक दिन पहले वही बीजेपी का प्रवक्ता एक दिन पहले कह रहा है कि सिंदूर कितना अच्छा है और घर घर जाएंगे और भाई बहन, और वही दूसरे दिन कह रहा है कि ये बिल्कुल नहीं, और वही आदमी उसी चैनल पे बैठ के दोनों बातें कर रहा है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आजकल एक बड़ा फैशन हो गया ना, नाम लीजिए तो हम तुरंत एफआईआर करा देंगे। हालांकि एफआईआर उससे होने वाला नहीं, लेकिन एक हफ्ता कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें फिर
थोड़ा टाइम वकील के साथ लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, सबको पता है। बड़ा हो जाता है सर, आप उससे ज्यादा हाजिरी देने में आपको संकट हो जाएगा जी। हाँ, तो दूसरा, अच्छा पहली चीज, दूसरी चीज जो जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस, जो मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस की अपनी जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो क्लैरिटी, वहां छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, आज एक शशि थरूर एक बड़ा भारी विवाद हो गया है, विवाद मत कहिए तो कुछ भी, एक सोर पॉइंट हो गया है कांग्रेस का। आपको लगता है कांग्रेस ने ठीक कहा? भाई आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी के आपने चेयरमैन बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने नाम भेजा था ना कि हमारी तरफ से इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर रहेंगे। 4 बार के एमपी हैं, 4 बार के एमपी हैं, कोई ये भी नहीं कि पहली बार एमपी होके आ गए हैं और आपके उससे आ गए हैं, 4 बार के एमपी हैं, यूएनओ का इतना आपका अनुभव है, दुनिया को समझते हैं। इसको बड़ा ये नहीं करना था, इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना था जी। नहीं संजीव जी, अभी हम नहीं कह रहे, आपने वो जो 4 नाम भेजे तो आपने शशि थरूर का नाम कैसे नहीं भेजा? देखिए ये हमको और आपको भी उठाना है, ये कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आपने शशि थरूर का नाम कैसे नहीं भेजा। और इसके लिए अब लोगों को बुरा लगेगा, कई लोग जो जो मेरे यहाँ आते हैं, आपके आते हैं, इसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं मानेंगे कि राहुल गांधी, अब लोग कह रहे हैं नहीं वो केसी वेणुगोपाल ने का झगड़ा है, केसी वेणुगोपाल चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल का कुछ झगड़ा हो, अल्टीमेटली नाम अगर जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खड़गे साहब और राहुल गांधी को लेनी ही लेनी पड़ेगी, इससे आप नहीं भाग सकते। तो अगर आप अपने सबसे जो आपका बेस्ट प्लेयर है, आप वो अगर चक दे इंडिया आपने अगर देखी होगी, एक शाहरुख खान की थी, हालांकि ऐसी पिक्चर थी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यू गेट योर बेस्ट प्लेयर। भाई आप अपने बेस्ट प्लेयर को वहां ले जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों में आपका बेस्ट प्लेयर शशि थरूर थे, आप क्यों नहीं, आपकी तरफ से जवाब आया, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। मैं शशि थरूर का कोई फैन नहीं हूं, शशि थरूर जो कर रहे हैं, जो करना है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के लिए ज्यादा, वो अलग बात, लेकिन मूल रूप से इसमें कांग्रेस भी खटगरे में आती है और कांग्रेस को भी इसका जवाब देना होगा मेरे हिसाब से। संजीव बिल्कुल, तो ये बेहद बड़ा सवाल है कि लगातार मोदी जी अपने प्रश्नों से घिरते चले जा रहे हैं। कोई और बात करनी हो तो सर, या जो है एक आध लोगों की टिप्पणियां हैं, आज कम लोग आए लगता है 2-3 दिन बाद आने के कारण। साहब आप ही बताइए, क्या आपने कभी सत्ता और विपक्ष का ऐसा गठजोड़ इससे पूर्व भी कभी देखा है क्या? साहब तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, मगर हमें तो यह जो वर्तमान में घटित हो रहा है वो अभिनय से ज्यादा कुछ प्रतीत नहीं, इससे ज्यादा नहीं संजीव जी, लोग ये कह रहे हैं इससे ज्यादा विपक्ष और पक्ष एक साथ आए हुआ है, ऐसा नहीं है। 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, करगिल हो, ये सब लोग एक साथ आए हैं। और ये भी याद रखिएगा, मतलब मैं जिसने टिप्पणी की, एक चीज याद रखिएगा, जब करगिल हुआ था तो वो सरकार केयरटेकर सरकार थी, ये याद रखिएगा। इस देश में वो केयरटेकर सरकार थी और उसको विपक्ष का अगर पूरा ये सपोर्ट नहीं रहता, सपोर्ट हरदम रहा है। मैं इसके बारे में उसमें कोई मीन मेक निकालना थोड़ा गलत होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हालांकि उन्होंने सपोर्ट किया और तुरंत 2 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1978 में हमले भी शुरू कर दिए थे। ये अपना विपक्ष जो है थोड़ा लजाता शर्माता रहता है, वो जो है सुग्रीव और बाली वाली कहानी में विपक्ष में टीम वर्क निभाना, हमको अकेले गोल करने चक्कर में है, खासकर कांग्रेस। चलिए अब इस पर हम लोग फंस जाएंगे, लंबा बातचीत करते हैं, हम लोग करते ही रहते हैं, आनंद सर को भी ये जाना होगा। तो ये बेसिक बात है, इस वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए कि निश्चित तौर पे मोदी का करिश्मा खत्म हो चुका है। मोदी हर फ्रंट पे कम से कम इस प्रसंग में, ऑपरेशन सिंदूर के प्रसंग में खिरते चले गए हैं, लेकिन विपक्ष उनके करिश्मा को उनके खत्म हुए करिश्मा को अपने हित में या जनता के हित में कितना इस्तेमाल कर पाती है, अभी और हमें देखना है। फिलहाल तो उम्मीद थोड़ी कम लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, और जो आउटसाइड पैनलिस्ट जुड़े थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, नमस्कार, थैंक यू।